हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नेक्स्ट टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, टेस्ट नंबर 3। और इसके अंदर जो चैप्टर मैंने इंक्लूड किया है वो है मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइस, है ना। यानी कुल मिलाकर के 4 चैप्टर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है हमने सेलेक्ट किया हुआ है। तो मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वीडियो लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि मैं उससे कनेक्टेड सवाल को भी बताऊंगा। मतलब कि आप सीखने तो यहाँ देखने तो जा रहे हो 70 सवाल, लेकिन लगभग लगभग 150-200 सवाल, 150-200 क्वेश्चन जो है आप करने के लिए सीख जाओगे। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। और जो भी स्टूडेंट पहली बार मेरे वीडियो चैनल पे आकर के वीडियो देख रहे हो, मैं आपको बता देता हूँ कि अमन फिजिक्स पूर्णिया जो है, ये पूर्णिया का सबसे अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आपको बहुत अच्छी पढ़ाई मिलती है। और दूसरी बात ये है कि हम समय समय पे बहुत सारी तरह की चीज़ों का टेस्ट लेते हैं और बच्चों को टेस्ट देने का अभ्यास दिलाते हैं, जिससे कि उनका एग्जाम में परफॉर्मेंस बढ़िया से बढ़िया हो सके। उसी तरह के टेस्ट का पेपर जो है, उसी का वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। तो जो भी आज नए वीडियो लेक्चर देखने के लिए जो भी नए बच्चे आप आज आए हो, वो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं और फिर अपन लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, प्लेटिनम धातु का कार्यफलन क्या होता है। कार्यफलन को हम लोग फाई से सूचित करते हैं और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है, ये बात ध्यान रखना। और फाई का जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, तो प्लेटिनम धातु का जो फाई का मान होता है वो सबसे अधिक होता है, यानी फाई इसका मैक्सिमम होता है, सबसे अधिक होता है फाई का मान। और वो मान कितना होता है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यदि फोटोन का तरंग दैर्ध्य लेमडा है ना, तो फोटोन की ऊर्जा क्या होगी। तो फोटोन की ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग, फॉर्मूला होता है hc/λ। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी नंबर। ध्यान से चेक आंसर करिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे गलती हो जाए, बना तो आप सही रहे हो लेकिन ऑप्शन टिक करने के टाइम में गलती हो जाए, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान से आप ऑप्शन को टिक करिएगा। ओके, तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है ना, वो hc/λ के बराबर होता है। और अगर यही एनर्जी ऑफ फोटोन आवृत्ति के रूप में हमसे पूछता, फ्रीक्वेंसी के रूप में पूछता, तो h इंटू न्यू लिखते, h टाइम्स न्यू, एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, एक और चीज, न्यू बराबर में, ये जो आवृत्ति होता है न्यू, ये बराबर में होता है c/λ, जहां पे c जो है वो है निर्वात में फोटोन की चाल। क्या क्लियर है ना। तो न्यू बराबर में c/λ हो गया। लैम्डा तरंग दैर्ध्य को बोलते हैं, है ना, और न्यू बोलते हैं आवृत्ति को, यानी फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा होती है। निरोधी विभव यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उस वोल्टेज पे जो विद्युत धारा हो जाती है वो शून्य हो जाती है, ऑप्शन सी। चौथा नंबर का सवाल आते हैं, फोर्थ नंबर में क्या दे रखा है, किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी फाई का मान अपने को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। कह रहा है जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का प्रकाश उस पर आपतित किया जाता है तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो अपन लोग आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यानी गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान बराबर में होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस का फाई। और फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, तो यहाँ पे 2 और फाई का मान 1 दे रखा है, तो 2 में से 1 गया तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। है ना, याद रखने वाला चीज जो है वो है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखना होगा आपको। ओके,
अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी पराबैंगनी भाग में होती है? तो ध्यान से सुनिए, लाइमन में होता है पराबैंगनी। ओके, तो यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। बामर जो है वो दृश्य प्रकाश रेंज में आता है, दृश्य प्रकाश, बामर आता है दृश्य प्रकाश में। ओके, पास्चन ब्रैकेट ये दोनों अवरक्त क्षेत्र में आता है, इंफ्रारेड में। ठीक है, अवरक्त क्षेत्र में आता है यानी इंफ्रारेड रीजन में आता है। लाइमन आता है यूवी में, यूवी रीजन यानी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी। और जो है ये बामर जो आता है ये विजिबल रीजन में आता है, दृश्य प्रकाश में आता है। क्या क्लियर है बच्चों? विजिबल रीजन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण किसके संरक्षण पर आधारित है? तो ऑब्वियस सी बात है, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 7वां नंबर पे आते हैं अपन लोग। 7th नंबर में क्या दे रखा है, जरा इसको देखिए। 7th में दे रखा है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? तो अपन लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होता है बाबू, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना, वो बराबर होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस का फाइ। क्या क्लियर है? तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और एनर्जी ऑफ फोटोन का एच न्यू, अब माइनस का फाइ। तो अपना देखिए लेफ्ट साइड में एच न्यू है, तो एच न्यू को यहाँ रहने दीजिए, फाइ को उधर भेज दीजिए। तो एच न्यू बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर अब प्लस का फाइ, यानी एच न्यू बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, प्लस का फाइ के जगह क्या लिखेंगे, एच न्यू नॉट। फाइ जो है हमारा कार्य फलन है, इसका फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट या फिर एच सी बाय लेमडा नॉट। न्यू नॉट को बोलते हैं देहली आवृत्ति, लेमडा नॉट को बोलते हैं देहली तरंग दैर्ध्य। ओके, और एच सी का मान अगर आपको लिखना हो, एच सी का मान अगर आपको लिखना हो तो अपन लोग लिखेंगे 12400, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम, या फिर 1240 नैनोमीटर, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखेंगे। क्या क्लियर है ना? तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पे आंसर कौन सा मैच किया, तो आंसर मैच किया ऑप्शन नंबर बी। ओके ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या दे रखा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगों में किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा लाल, लाल का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, और बैगनी का सबसे कम, बैगनी का सबसे कम होता है लेमडा। ठीक है ना, बैगनी का सबसे कम होता है लेमडा। अगला क्वेश्चन, विकिरण में पैकेटों की ऊर्जा को क्या कहते हैं? पैकेट के ऊर्जा को कहते हैं फोटोन। बी, पैकेट के ऊर्जा को यानी ऊर्जा का जो पैकेट होता है उसको कहते हैं फोटोन। ठीक है ना, और एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, एच सी बाय लेमडा या फिर एच गुना न्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है देहली तरंगदैर्ध्य किस पर निर्भर करता है? देहली तरंगदैर्ध्य किस पर निर्भर करता है? तो ये हमारा लेमडा नॉट के बारे में पूछ रहा है, यानी ये किस पर, धातु के कार्यफलन पर, बी पर। अगला, निरोधी विभव किस पर निर्भर करता है? तो निरोधी विभव निर्भर करता है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, ध्यान रखिएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, प्लांक स्थिरांक का बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र निकालना है। तो ई बराबर में होता है एच न्यू, और ये जो एच है ना यही है हमारा प्लांक स्थिरांक। ओके, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, ई बटा में न्यू, न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 1 बाय टाइम, यानी ये हो जाएगा ई मल्टीप्लाई में टाइम, ई मल्टीप्लाई में टाइम। अब एनर्जी एच बराबर हो गया आपका ई इंटू टी, एनर्जी का बीमीय सूत्र क्या होता है, एम एल टू टी माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में टी का पावर में 1, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी का पावर में माइनस 1। तो ये कहाँ पे है, एम एल टू टी का पावर माइनस 1 ऑप्शन ए में है। ओके, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला कह रहा है विभवांतर भी पर विद्युत क्षेत्र विभवांतर भी पर विद्युत क्षेत्र द्वारा त्वरित किए गए प्रोटॉन का डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य कितना होगा? तो ध्यान से सुनिए, अल्फा पार्टिकल का पूछे तो अल्फा पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य होता है 0.101 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी। ठीक है ना, इतना एंगस्ट्रम। ठीक है, अगर आपसे ड्यूट्रॉन के लिए पूछे, ड्यूट्रॉन के लिए
ड्यूट्रॉन के लिए पूछे तो ड्यूट्रॉन के केस में यहां लिख देता हूं, अगर आपसे ड्यूट्रॉन के लिए पूछे, ड्यूट्रॉन के लिए पूछे तो तरंगदैर्ध्य का वैल्यू होता है 0.202 अपॉन में अंडर रूट ऑफ वी, इतना एंगस्ट्रम। ओके, अगर आपसे पूछ दे किसके लिए, प्रोटॉन के लिए पूछे तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी 0.286 अपॉन में अंडर रूट वी, वी माना विभवांतर। ओके, इतना एंगस्ट्रम। ओके बेटा, तो एंगस्ट्रम में होता है तरंग दैर्ध्य। ओके, तो इतना एंगस्ट्रम होता है। ओके ना, और अगर इलेक्ट्रॉन के लिए पूछता तो 12.26 अपॉन में रूट अंडर वी, उतना एंगस्ट्रम होता किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग दैर्ध्य, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। ओके, तो ये चारों चीज मैंने बता दिया, ध्यान से एकदम नोट करते चलिएगा और दिमाग लगा करके सुनिएगा, एकदम बढ़िया से सुनिएगा ताकि आपके माइंड में इसका मैपिंग होता चले, है ना। फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछा है, आंसर शून्य, फोटोन विरामावस्था में एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, अगला क्वेश्चन 15वां नंबर पे चलते हैं। 15वां नंबर में कह रहा है फोटोन का रैखिक संवेग P किसके द्वारा दिया जाता है, तो P का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बटा में C। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन बी में। 16वां नंबर सवाल यहाँ पे है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है, कितना होता है, तो ये क्वेश्चन मैं सामने स्क्रीन पे रहने देता हूं ताकि आप देख पाओ। तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है NH बटा में 2 पाई। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोला है, न्यूनतम पूछा है, मतलब n का मान 1 रखोगे तो H बटा में 2 पाई हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। ओके, चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रृंखला दृश्य क्षेत्र में, विजिबल रीजन में, तो मैंने बोला था विजिबल में बामर होता है ना, लाइमन जो होता है वो यूवी में होता है और बाकी सब अवरक्त क्षेत्र में होता है। बाकी सब कौन कौन है, तो लाइमन यूवी में, जो बामर है वो विजिबल में, उसके बाद पास्चन है, ब्रैकेट है, फंड है, ये सब इंफ्रारेड में यानी अवरक्त क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतनी दी हुई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो दूसरी कक्षा में क्या ऊर्जा है ये पूछा है। तो अपने लोग को पता है कि पहली कक्षा में 1, दूसरी कक्षा में 2, तो यहाँ पे जो हमारा E1 होगा ये E1 हो जाएगा, ये हमारा E2 हो जाएगा। जो E1 हो जाएगा वो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। दूसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी वो होगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या क्लियर है, यानी ऑप्शन नंबर ए। दूसरी कक्षा में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे वो ध्यान से देख लो, एनर्जी nth सेल में लिखेंगे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाई में जेड स्क्वायर बाय में एन स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा बच्चों। अब अगर आपको हाइड्रोजन परमाणु देगा तो जेड का मान 1 रखिएगा, और जो कक्षा बोलेगा, पहली बोलेगा तो एन का मान 1, दूसरी बोलेगा तो एन का मान 2, तीसरी बोलेगा तो एन का मान 3। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको हाइड्रोजन के लिए बता ही दूं, चलो मैं बता ही देता हूं। ये मान लीजिए अलग अलग कक्षा है, ठीक है, ये हाइड्रोजन परमाणु है, मैं हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूं। ये है एन का मान 1, एन का मान 2, एन का मान 3, एन का मान 4। ओके, ऐसा। तो पहली कक्षा में हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी के लिए होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरी के लिए -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथी के लिए माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसी तरह पांचवी के लिए -0.54 या 55 के आसपास लिख सकते हो, उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छठवीं के लिए -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अनंत के लिए 0, ई अनंत के लिए 0। चलिए 19वां नंबर का सवाल पे चलते हैं हम। तो इसका आंसर हमने दे दिया है ऑप्शन नंबर ए। 19 पे चलते हैं। बोर मॉडल में यदि पहली बोर कक्षा की परमाणु त्रिज्या R0 है तो तीसरी की त्रिज्या क्या होगी, तो Rn का फॉर्मूला याद कर लीजिए पहले, Rn R0 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। ओके, तो
यहाँ पे जेड के बारे में बात नहीं किया है, तो आप ना हाइड्रोजन परमाणु मानते हुए जेड का मान 1 ले लो। ओके, तो पहली का त्रिज्या आर नोट बोला है, यानी एन का मान 1 रखा, जेड का मान 1, तो आर 1 हो जाएगा हमारा आर नोट के बराबर, है ना। कह रहा है तीसरी में क्या होगा, यानी जहां एन है वहां 3 रख दीजिए, तो आर नोट गुना 3 का स्क्वायर, अब बटा में जेड तो एक ही रखिएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन मान के चला हूं मैं, तो 3 तिया 9, 9 आर नोट हो जाएगा, 9 आर नोट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, थोड़ा फॉन्ट साइज में छोटा कर लेता हूं। चलिए अब अगला सवाल पढ़िए, तब तक आप लोग स्क्रीन पे दिया हुआ है सवाल। अगला सवाल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लाइमन और बामर, देखिए लाइमन दिया है, बामर दिया है। लाइमन का पहले ये देख लीजिए, इसको बड़ा छोटा कैसे नहीं हुआ। तो लाइमन, लाइमन जब भी आपको बोले एन इक्वल्स टू 1, एन इक्वल्स टू 2, एन इक्वल्स टू 3, ठीक है ना, लाइमन जब भी बोले तो लाइमन में जो स्पेक्ट्रमी रेखा होगी ना वो पहले तक आएगी, पहले तक आएगी, ठीक है ना, ये लाइमन के लिए हुआ, ठीक है। फाइनल डेस्टिनेशन एन बराबर 1 होगा। और जब बामर में जाएंगे ना बच्चों, बामर में जब जाएंगे ना तो उसका डेस्टिनेशन होगा एन इक्वल्स टू 2 पे, बामर में, ठीक है। अब इसमें क्या रखा है, लंबी तरंग दैर्ध्य, तो अपने को पता है एनर्जी का डिफरेंस बराबर एच सी बटा लेमडा, लेमडा ज्यादा इसका मतलब एनर्जी का डिफरेंस कम, ठीक है ना। और एनर्जी का डिफरेंस कम कहाँ मिलेगा, तो लाइमन में मिलेगा 2 से 1 के बीच में, और बामर में मिलेगा एन बराबर में ये 3 है, तो 3 से 2 के बीच में। ओके, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो 1/लेमडा लाइमन के लिए लिख रहा हूं, लाइमन के लिए 1/लेमडा बराबर में आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है। ओके, तो यहां से 1/लेमडा 1, लाइमन के लिए मैं लेमडा 1 ले लेता हूं, ठीक है ना, तो बराबर में आर जेड स्क्वायर को कुछ मत करिए, 1/n1 कहां तक आए हैं, लाइमन में 1 तक आए हैं, क्योंकि सबसे लंबा जो तरंग दैर्ध्य मिलेगा वो n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 के बीच में मिलेगा, जितना कम एनर्जी का डिफरेंस, वेवलेंथ का मान उतना ही ज्यादा। ओके, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों। ओके ना बच्चों, तो यहाँ पे 1/n1 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। और अगला हम लोग कर लेंगे लाइमन के बाद बामर के लिए, बामर के लिए लंबी तरंग दैर्ध्य कहाँ मिलेगा, बामर के लिए लंबी तरंग दैर्ध्य मिलेगा एन इक्वल्स टू 3 से लेके 2 के बीच में, तो इसको लिखेंगे 1/लेमडा 2 बराबर में आर जेड स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो ये तो रह जाएगा आर जेड स्क्वायर ही, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 9 का एलसीएम होगा 36, यानी 9 यहाँ जाएगा 4 यहाँ जाएगा, यानी 5/36 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात कर लो, तो 1/लेमडा 1 बटा में 1/लेमडा 2 जब करोगे तो ये आर जेड स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4, और यहाँ हो जाएगा 5/36, यानी 3/4 गुना में 36 बटा में कितना बेटा रे 5, तो 4 से 36 कटेगा 9 बार में, 9 तिया 27, 27/5, और इधर लेमडा 2 चला जाएगा ऊपर, यानी ये मान आया लेमडा 2 बटा में लेमडा 1 का 27/5। ओके, बट हमको लाइमन पहले पूछा है, बामर बाद में, यानी अपने को आंसर देना है लेमडा 1/लेमडा 2 का, लेमडा 1/लेमडा 2 का, यानी ये हो जाएगा 5/27, जो कि ऑप्शन किसमें है, डी में। क्या क्लियर है, देख लीजिए एक बार, ये पूरा स्क्रीन पे है, आप चाहे तो ध्यान से देख सकते हैं। अगला 21 नंबर में आते हैं हम लोग, कह रहा है क्या एक हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से मुख्य क्वांटम संख्या n का वैल्यू 4 पे चला जाता है, तो जब वो लौटेगा तो कितनी उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं को उत्सर्जित करेगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं n इंटू एन माइनस 1/2, यानी 4 गुना 4 माइनस 1 बटा में 2, 2 से ये 2 बार में कटेगा, तो 4 में से गया 3, 3 को 2 से गुना करोगे 6, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या क्लियर है। अगला नंबर
कह रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से n बराबर 1 में संक्रमण करता है तो स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित रेखा कौन सी होगी। तो पहली बात n बराबर 1 तक पहुंचा है मतलब लाइमन श्रेणी है, तो पहली बात लाइमन होगा, तो यहाँ तो लाइमन तीसरा और कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा लाइमन श्रेणी की पहली रेखा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है कि अल्फा कण कौन सा कण है। तो अल्फा कण बेटा ध्यान से, अल्फा कण के दो ऑप्शन वहां थे जो नहीं होंगे। हीलियम का नाभिक है, यहाँ गलती मत करना, हीलियम का परमाणु मत कर देना, हीलियम के नाभिक को बोलते हैं अल्फा कण। 24 नंबर में आइए क्या कह रहा है, अर्ध आयु तथा माध आयु के बीच में क्या संबंध है। तो ध्यान सुनो, अर्ध आयु का फॉर्मूला होता है ln2 बाय लेमडा यानी 0.693 बाय लेमडा, ठीक है। और माध आयु का फॉर्मूला होता है 1 में लेमडा। तो यहां से यहाँ पे t बराबर में कितना आया था हमारा 0.693, अब बटा में लेमडा को क्या 1 बाय लेमडा गुना में लिख सकते हैं, और जहां 1 बाय लेमडा है वहां tm लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.693 इंटू में tm, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, बोर के अभिगृहित के अनुसार सही समीकरण कौन सा होगा। तो ध्यान से देखो, ए नंबर में सही समीकरण है, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो H गुना न्यू होता है, एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो H गुना न्यू होता है, ऑप्शन ए। अगला, इनमें से मूल कण कौन से हैं। मूल कण है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 27 नंबर में क्या दे रखा है। तो पहले यहां पर से ये हटा देता हूं अब, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। और जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। आपको कितना इंफॉर्मेशन यहाँ से देखने को और सीखने को मिल रहा है आप नोटिस करिए। मैं टाइम पास करके क्वेश्चन डील नहीं करता, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, बाकी के वीडियो में भी आप देखे होंगे, बहुत ही सीरियसली चीजों को लेता हूँ, समय आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं करता। आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, v वेग से एक कण है जो गतिशील है जिसका द्रव्यमान है m, उसका डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो अपने को पता है लेमडा का फॉर्मूला होता है h बटा में p, p होता है कण का संवेग, और संवेग को लिखते हैं द्रव्यमान गुना वेग, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे स्थिर नाभिक पूछा है अगले सवाल में, सबसे स्थिर नाभिक कौन सा होता है। तो आपको पता है स्थिर नाभिक मतलब अस्थाई, अस्थाई मतलब आयरन, और आयरन अस्थाई इसलिए होता है क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और वो होता है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मैक्सिमम होता है, ठीक है ना, इसलिए सबसे अस्थाई है। गामा किरणें कैसी होती हैं। तो गामा किरणें के जैसी कौन होती है। तो ऑब्वियस सी बात है फोटोन होती है, क्योंकि गामा किरणें भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है ना। तो उच्च ऊर्जावान फोटोन, और चूंकि गामा किरणों की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण उसका फोटो एनर्जी जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ओके। क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है H इंटू न्यू, तो न्यू ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, बट तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो तरंग दैर्ध्य जिसका कम होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो गामा किरण का आवृत्ति ज्यादा होता है और तरंग दैर्ध्य कम होता है। गामा किरण जो है ना, इसका न्यू ज्यादा होता है और लेमडा कम होता है, ये इसका मतलब कम, इसका मतलब ज्यादा, ठीक है, ओके। एसआई मात्रक में परमाणु का आकार, परमाणु का आकार मतलब 10 का पावर -10, नाभिक का आकार 10 का पावर -15, और नाभिक के घनत्व की कोटि यानी 10 की पावर 17। तो ये देखिए सी और डी में सेम ऑप्शन टाइप हो गया है, तो अपन लोग तो ये दोनों को टिक कर देंगे, ओके ना। अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर बामर सीरीज की पहली लाइन। तो बामर मैंने बोला था ना आपको, लाइमन पहला उसके बाद बामर, बामर मतलब सारा का सारा कहाँ आएगा 2 पे, तो पहला लाइन मतलब एन का मान कहाँ से कहाँ 3 से 2, 3 से 2 कहाँ है ऑप्शन ए में, 3 से 2 कहाँ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सही हो जाएगा ऑप्शन ए 3 से 2, कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन ए 3 से 2, ठीक है ना। 3 से 2, बामर जब भी आए यानी डेस्टिनेशन 2 पे, लाइमन जब भी आए डेस्टिनेशन 1 पे, ठीक है, पास्टन में डेस्टिनेशन 3 पे, ब्रैकेट में डेस्टिनेशन 4 पे, फंड में डेस्टिनेशन 5 पे। वह राशि जो नाभिकीय अभिक्रिया के दौरान संरक्षित रहती है, सब के सब
सारे के सारा संरक्षित होता है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन एक एंटी पार्टिकल है? तो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखने का तरीका ये, पॉजिट्रॉन को लिखने का तरीका ये, ठीक है ना। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, एंटी पार्टिकल, अपोजिट गुण। अगला He+ परमाणु की दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी? लो फॉर्मूला से मैं बना के दिखा देता हूं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला दिया था ना, Z²/n²। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम है तो Z का मान 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर, और दूसरी कक्षा बोला है तो यानी n की जगह अगेन 2, ये कट जाएगा, यानी कितना रह जाएगा? इतना रह जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु के पहली कक्षा में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतना ही He+ के दूसरी कक्षा में, उतना ही Li2+ के यानी लिथियम 2+ के तीसरी कक्षा में, उतना ही बेरिलियम 3+ के चौथी कक्षा में। क्या क्लियर है? कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके। अगला, निम्नलिखित में से किसकी आयनीकरण शक्ति सबसे ज्यादा है? तो आयनीकरण सबसे ज्यादा होती है अल्फा की। ओके। और अगर पूछता कि पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है? तो गामा की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा। ओके। आयनीकरण पूछा है तो अल्फा की। अगला, जब बीटा माइनस है ना, रेडियोधर्मी नाभिक से उत्सर्जित होता है तो क्या होता है? तो जब भी बेटा किसी भी एलिमेंट से, है ना, जिसका जेड है ये ए है, और इसमें से बीटा माइनस निकला, क्या निकला? बीटा माइनस, तो क्या होगा? इसके परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाएगी और द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होगा, यानी परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाएगी, बी नंबर, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या क्लियर है? अगर वही कहता बीटा+, अच्छा बीटा माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और इसको लिखा जाता है -1 बीटा 0, ध्यान रखो। और बीटा+ मतलब पॉजिट्रॉन, इसको लिखा जाता है +1 E0 या +1 बीटा 0। अगर बीटा+ पार्टिकल का एमिशन कराता ना, तो परमाणु संख्या में 1 से कमी हो जाती, ध्यान रखना। लेकिन द्रव्यमान में कोई चेंज, परमाणु द्रव्यमान में ए में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर अल्फा पार्टिकल का एमिशन हो जाए, अल्फा का एमिशन हो जाए, तो अल्फा मतलब हीलियम का नाभिक, हीलियम का क्या? नाभिक। क्या क्लियर है ना? तो इसका अगर एमिशन हो जाए तो परमाणु संख्या 2 से घट जाएगा, नाभिक बदल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि परमाणु संख्या बदल गया ना, इसीलिए। और परमाणु द्रव्यमान में 4 से कमी आ जाएगी, ध्यान रखना है। तो Z-2 A-4, x बन गया y। ओके। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, बहुत ही, इसमें देखिए कितना सारा इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ओके, इसलिए आपका बहुत सारा पार्ट, कंप्लीट चैप्टर कवर करवा सकता हूं आपको क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए। तो अगर आप वीडियो देखते रहोगे ना, तो आपका रिविजन होता रहेगा चैप्टर का, है ना। कभी भी जब भी आप फ्री हो, वीडियो खोलिए, वीडियो देख लीजिए, और अभी एकदम जो है सोशल मीडिया को बिल्कुल छोड़ करके रखिए। क्या क्लियर है ना? अगला, रेडियो धर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक पूछा है, तो आंसर कर देंगे क्या? बेकरल है ना, बेकरल जो है वो इसका ऐसा ही मात्रक है, रदरफोर्ड नहीं है, ध्यान रखना। अगला है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ में नाभिकों की प्रारंभिक संख्या है 1000। कह रहा है 3 हाफ लाइफ के बाद यानी अर्ध आयु के बाद उस नाभिक में 6 नाभिक कितना हो गया, उसकी संख्या कितनी है? तो देखिए, पहले 1000 था, एक हाफ लाइफ मतलब उसकी संख्या पुराने वाले संख्या के आधा हो जाएगा, यानी एक हाफ लाइफ के बाद संख्या हो जाएगा 500, फिर अगले हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 250, फिर अगले हाफ लाइफ के बाद हो जाएगा 125। अब 125 जो है ना, ये बचे हुए नाभिक की संख्या है। अगर कोई ऑप्शन ए ठोक देगा, गलत हो गया, यहाँ पूछा ही नहीं है, पूछा क्या है? कितना? 6 हो गया, नुकसान कितना हुआ? तो 1000 था और 125 बचा है, यानी नुकसान हो गया कितना का? 875 का। 875 खोजेंगे, कहाँ दिया हुआ है? ये दीजिए, देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला, परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का उपयोग होता है, तो नियंत्रक छड़ का उपयोग होता है, नियंत्रक छड़ बोरॉन रोड।
है ना। तो नियंत्रक क्षण क्या करता है, कैप्चर कर लेता है न्यूट्रॉन को, कैप्चर करता है एक्सेस न्यूट्रॉन को, ठीक है ना। और इसके लिए बोरॉन का रॉड और कैडमियम का रॉड यूज किया जाता है। तो देखिए कहाँ पे है अवशोषित करना, सी में, प्रत्येक अभिक्रिया में कुछ न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग मॉडरेटर की तरह में होता है। मॉडरेटर मतलब स्लो करना, न्यूट्रॉन के स्पीड को, किसके स्पीड को, न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करना, स्लो करना, ठीक है ना, स्लो करना, न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो करना। और स्लो करने के लिए यूज किया जाता है मॉडरेटर के तौर पे ग्रेफाइट भी यूज किया जाता है और हैवी वाटर भी यूज किया जाता है। हैवी वाटर जिसको D2O बोलते हैं। क्या क्लियर है, हिंदी में भारी जल, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ग्रेफाइट और हैवी वाटर, इसके हेल्प से न्यूट्रॉन के स्पीड को कम किया जाता है। अगला, परमाणु बम किसका उदाहरण है। परमाणु बम, एटम बम बोला है, एटम बम उदाहरण है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। ये विखंडन का एग्जाम्पल है न्यूक्लियर फिजन, बट कौन सा वाला, अनकंट्रोल्ड। नियंत्रित वाले का एग्जाम्पल है परमाणु संयंत्र, जिसको हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर के नाम से जानते हैं। यहां भी विखंडन ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये नियंत्रित होता है, और परमाणु बम में अनियंत्रित होता है। और नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम। नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, जिसमें छोटे छोटे नाभिक मिल करके बड़े नाभिक की ओर जाते हैं। अब विखंडन में बड़ा नाभिक, अस्थायी नाभिक जो है वो टूटता है, फ्यूजन करता है, ओके ना। तो परमाणु बम किसका एग्जाम्पल है, विखंडन का, नाभिकीय विखंडन का। और नाभिकीय विखंडन यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया दिया है, इसको अपने लोग को टिक करना है, सी नंबर, ओके। चलिए, अगला है, एक रेडियोधर्मी नाभिक निम्नलिखित प्रकार से क्षय हो रहा है। एक कोई ए है, उससे बीटा निकल रहा है। पहले बीटा का मतलब बीटा माइनस, बीटा प्लस मत समझना। जब भी बीटा प्लस कहेगा क्वेश्चन तो लिखेगा बीटा प्लस, बीटा माइनस में जरूरी नहीं है कि वो लिखेगा, ओके। और बीटा माइनस का मतलब -1, बीटा 0, ओके। तो ए का मान दे रखा है, ए का परमाणु क्रमांक दे रखा है 92 और द्रव्यमान दे रखा है 35। मतलब ऐसे देखो, ए है, यहाँ दे रखा है 92, यहाँ दे रखा है 235, और पहले से बीटा निकल गया, बीटा मतलब बीटा माइनस, तो परमाणु संख्या में 1 से वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो 92 हो जाएगा 93, ए बन गया बी, और ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं होगा, नहीं हुआ। अब क्या निकला है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, अब अल्फा निकला है, तो अब अल्फा निकाले तो यहाँ पे बन गया सी। तो अल्फा निकाले तो परमाणु संख्या में 2 की कमी यानी 91, ठीक है ना, और ऊपर वाले में 4 की कमी यानी कि 31, तो 91 हो जाएगा। अपने को परमाणु क्रमांक पूछा है सी का परमाणु क्रमांक यानी 91। क्या क्लियर है, अगर परमाणु द्रव्यमान पूछता तो 231 दिया रहता ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ये आइंस्टाइन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस है, जिसका फॉर्मूला होता है E बराबर mc²। अगला, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है, सेचुरेशन करंट, संतृप्त धारा कहलाता है। अगला, इसमें किसके लिए पूछा है, विभवांतर भी द्वारा उत्पन्न त्वरित किए गए इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा है। तो मैंने आपको बताया था उस समय सभी के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 12.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, अपॉन में डेल्टा वी, अपॉन में √अंडर_v। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट मत लिखिए बेटा, यह ऑप्शन गलत है, एंगस्ट्रम में, है ना, एंगस्ट्रम में आंसर करना है, ठीक है ना। अगला, निरोधी विभव किससे स्वतंत्र होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड नहीं करता, किससे फ्री होता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को आपका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन ए, ठीक है। इंटेंसिटी से लेना देना होता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित,
क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो फोटोन जो है वो ज्यादा आएगा। फोटोन ज्यादा आएगा तो फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा। फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा तो फोटो करंट ज्यादा होगा। क्या क्लियर है ना? तो तीव्रता जो है वहां वहां संबंध है प्रकाश विद्युत धारा का, ना कि किसका? निरोधी विभव का। निरोधी विभव का संबंध है किससे? गतिज ऊर्जा से, है ना? गतिज ऊर्जा से। ठीक है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा कहां से आएगा? आवृत्ति से। किससे आएगा? आवृत्ति से। फोटोन की आवृत्ति से गतिज ऊर्जा। तो निरोधी विभव का संबंध होगा फोटोन की आवृत्ति से, लेकिन यह स्वतंत्र पूछा है, किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो तीव्रता पर। ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है? 15-10 का द्विआधारी पूछा है। तो यहाँ 15 लिखिए, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे, शेष। तो यहाँ 2 से भागा लगाते चलिए, केवल 2 से ही लगाएंगे। तो 2 से 7 बार में 14, 1 बच गया, यहाँ लिख देंगे। 2 से 3 बार में 6, 1 बच गया, यहाँ लिख देंगे। जो शेष बचता जाएगा उसको दाएं साइड लिखते चलिए। फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 1 बच गया, यहाँ लिखेंगे। अब नहीं खाएगा फिर भी 2 से लगाइए, 0 बार में खिलाइए और इस 1 को यहाँ लिख दीजिए, 1। अब नीचे से ऊपर लिखिए, 1 1 1 1, है ना? और यहाँ पे लिख दीजिए 2। ये कहाँ है? ऑप्शन सी में। अगला 48 नंबर में क्या कह रखा है? इसका बाइनरी एडिशन, द्विआधारी योग। यहाँ है 0 1 1 0, यहाँ है 0 1 0 1। तो 0 को 1 में जोड़ोगे 1 ही आएगा, 1 को 0 में जोड़ोगे 1 आएगा, 1 को 1 में जोड़ोगे 1 प्लस 1 करोगे 10 होगा, ध्यान रखना है। तो ये 0 को यहाँ लिख देना है और इस 1 को जो है ना यहाँ दे देना है, यहाँ। फिर यहाँ 1 हो जाएगा, यानी 1 0 1 1। ये कहाँ है? ऑप्शन डी में। अगला है बाइनरी घटाओ, यानी 0 1 1 0 0 में से 0 0 1 1 1 इसका घटाव कह रखा है। तो 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, है ना? अच्छा, ये मैं उल्टा लिख दिया, है ना? क्वेश्चन उल्टा टाइप हो गया। इसमें से इसको घटाना है, ठीक है? इसमें से इसको घटाना है, ठीक है? यानी 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0, ऐसा। तो 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया तो 0, 0 में से 1 गया तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है? ये तो अच्छा नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा है ना। इसको अपन लोग देखते हैं। देखिए क्या कर रखा है? 0 1 1 0 0, यहाँ क्या दे रखा है? 0 0 1 1 1, ठीक है? तो ये 10 है, 10 इससे 1 ले लिया, है ना? ये 0 हो गया, इससे यहाँ इससे नहीं ले सकता तो चलो इससे ले लेते हैं। तो इससे ये लेगा, इससे ये लेगा, तो ये 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0। यहाँ पे देखिए मैच नहीं कर रहा है ना, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0 0, 1 में से, अच्छा ऐसे करते हैं तो 1 क्या दे रखा है बेटा? पहले देख लेता हूं मैं। 0 0 1 1 1 और यहाँ पे 0 1 1 0 0, है ना? ये है 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब ये 10 10 जो है इससे लेगा कैसे? ये ले ही नहीं पाएगा इससे, है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को अपन लोग स्किप करते हैं बेटा। इसमें डाटा लग रहा है इनपुट गलत दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि मैं दोनों से दोनों को ट्राई कर लिया घटा करके। यहाँ पे दोनों में से कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे अपन लोग अगर एक यहाँ से लेंगे भी तो यहाँ एक है नहीं, तो एक नहीं है तो ये ले नहीं सकता। और अगर इस वाले में चलेंगे तो इसके पास नहीं है, और इसके पास नहीं है तो यहाँ से जब अपन लोग घटाएंगे, एक में से एक गया 0, तो यहाँ 0 कहीं भी नहीं है, ये चारों में से कहीं भी यहाँ पे 0 नहीं है ना? चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है? 1 1 0 1 1 0 और यहाँ पे दे रखा है 2, ठीक है? इसका दशमिक में कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे? गिनती करिए पहले संख्या का, 1 2 3 4 5 6। तो इस 1 को गुना करिए 2 का पावर 5 से, जितना आया उससे 1 कम। फिर इस 1 को गुना करिए 2 का पावर 4 से, फिर उस 0 को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा तो छोड़ दीजिए। फिर इस 1 को गुना करिए 2 का पावर, यहाँ पे 2 का पावर 3 से गुना करते,
ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 2 से, फिर इस 1 को गुना करिए 2 का पावर 1 से, फिर इस 0 को गुना करिए 2 का पावर 0 से, ऐसे। तो पहला वाला हो जाएगा 32, है ना। उसके बाद ये वाला हो जाएगा 16, अगला हो जाएगा 0, अगला हो जाएगा 4, अगला हो जाएगा 2, और यहाँ 0। तो 32 और 16 48, 48 और 4 52, और 52 2 54, यानी ये हो जाएगा सी नंबर। ओके, अगला कह रहा है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता, डोनर। तो डोनर के लिए पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट यानी फास्फोरस, आर्सेनिक। ओके, इसका वैलेंसी कितना होता है 5, तो ऑप्शन हो जाएगा 5। वही कहता ग्राही, ग्राही में कौन होता है एल्यूमिनियम, बोरोन, उसमें वैलेंसी होता 3। ठीक है ना। अगला अर्धचालक का वर्जित ऊर्जा अंतराल, फॉरबिडन एनर्जी गैप, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, याद रखना है। और कुचालक का होता है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। ओके, अगला पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग किसकी तरह होता है, तो दोलित्र की तरह नहीं होता है ना, किसकी तरह होता है दिष्टकारी की तरह, है ना, किसकी तरह होता है दिष्टकारी की तरह। पीएन जंक्शन डायोड का उपयोग होता है दिष्टकारी की तरह, ऑप्शन सी। अगला एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक पूछा है, देखो एन टाइप, एन टाइप कब मिलता है, एन टाइप तब मिलता है जब आप पेंटावेलेंट यानी पंच संयोजी आप डोपिंग करते हैं, यानी फास्फोरस या आर्सेनिक, आर्सेनिक का, किस में सिलिकॉन या जर्मेनियम में, यानी अर्धचालक में। क्यों करते हैं डोपिंग, तो चालकता को बढ़ाने के लिए। तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, यानी। और पूछा है अल्पसंख्यक, यानी होल होगा अल्पसंख्यक में, होल, होल होगा अल्पसंख्यक में, और बहुसंख्यक में कौन होगा इलेक्ट्रॉन, किसमें एन टाइप में। तो पी टाइप में क्या होगा, पी टाइप में, पी टाइप में बहुसंख्यक कौन होगा, बहुसंख्यक होगा होल, और अल्पसंख्यक कौन होगा, अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होगा पी टाइप में। पी टाइप कैसे मिलता है, जब बोरोन या फिर एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, किस में सेमीकंडक्टर में, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में। ठीक है ना। चलिए अगला, पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करने के लिए इनमें किसका उपयोग होता है, तो पी टाइप अगर अपने को अर्धचालक प्राप्त करना है तो मैंने अभी बोला था त्रिसंयोजी ट्राइवेलेंट एटम डोपिंग करेंगे। क्लियर है। अगला नए अर्धचालक में, नए अर्धचालक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। बाह्य अर्धचालक, अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, नैज और बाह्य। नैज होता है प्योर यानी इंट्रिंसिक, बाह्य होता है इम्प्योर यानी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इम्प्योर 2 तरह का होता है, पी टाइप और एन टाइप का। क्लियर है। चलो, तो नैज अर्धचालक में आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर की बात कर रहा है। ये किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये तो शुद्ध है, इसमें डोपिंग करेंगे नहीं, तो केवल तापमान के कारण। अगला, जब तापमान, अर्धचालक का तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोधकता क्या होगी, देखो ध्यान से। अर्धचालक में तापमान अगर बढ़े तो अर्धचालक के केस में याद रखो, कमरे के तापमान पर यह चालक की तरह व्यवहार करता है। तापमान घटेगा तो इसकी चालकता जो है कम होगी। बहुत कम ताप पर अर्धचालक जो है वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। अब इस सवाल पे आते हैं, अर्धचालक का तापमान जब बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इसकी चालकता बढ़ेगी, चालकता बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता कम होगी, प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। क्या क्लियर है ना। तो प्रतिरोधकता इसकी कम हो जाएगी। थोड़ा सा इसका चार्ज लगा दीजिए, तो मोबाइल का चार्जर 2% बाकी है मात्र, वो मेरा चार्जर उस रूम में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता कम हो जाती है, ऑप्शन डी। ट्रांजिस्टर, इनमें से कौन सही है, तो ट्रांजिस्टर में एमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हो गया। अगला, कमरे के तापमान पर जर्मेनियम अर्धचालक क्रिस्टल की
पोटेंशियल बैरियर, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर पूछा है, तो जर्मेनियम के केस में देखो, सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर पूछे तो 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर पूछे तो 0.3 वोल्ट, यानी ऑप्शन ए। दोनों का लिख दिया हूं, याद रख लेना। अगला, सिलिकॉन के लिए वर्जित फॉरबिडन एनर्जी गैप, सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप वर्जित ऊर्जा अंतराल, तो सिलिकॉन के लिए होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का जो गैप होता है सिलिकॉन के लिए, सिलिकॉन के लिए SI, सिलिकॉन के लिए होता है 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अभी कहोगे सर आप तो 0.3 लिखे थे। बेटा ध्यान से, ये प्राचीर विभव है, पोटेंशियल बैरियर था, ये प्राचीर बैरियर नहीं, प्राचीर विभव नहीं है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ओके, तो सिलिकॉन में इतना होता है और जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला, पीएन जंक्शन डायोड के रिवर्स बाइसिंग में अवक्षय परत की मोटाई, रिवर्स बाइसिंग होगा तो मोटाई बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड बाइसिंग में मोटाई जो है वो घट जाती है। ओके, अगला, यदि ट्रांजिस्टर की धारा लब्धि अल्फा और बीटा हो तो क्या होगा, तो ध्यान से याद रख लो, बीटा 1 से बड़ा और अल्फा 1 से छोटा, तो बीटा 1 से बड़ा और अल्फा 1 से छोटा। अगला, उभयनिष्ठ उत्सर्जक और उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में धारा लाभ के बीच, धारा लाभ यानी करंट गेन, जिसको धारा लब्धि भी कहते हैं, उसके बीच सही संबंध क्या कह रखा है, कौन सा होगा। ओके, तो ऑप्शन देख करके बता दो फटाक से, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, है ना, और अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर बीटा बाय 1 प्लस बीटा, है ना, ध्यान रखना है। ओके, पूर्ण दिष्टकारी तरंग में उपयोग होता है, पूर्ण दिष्टकारी में 2 डायोड होते हैं, ठीक है, और अर्ध दिष्टकारी में 1 डायोड होते हैं, याद रखना है। नॉर गेट पूछा है, नॉर गेट के लिए बूलियन व्यंजक, नॉर लग गया और में एन लग गया, नॉर, नॉर में ए हो जाएगा। ये किसका है सर, ये नैंड का है। ये किसका है सर, ये एंड गेट का है। ये किसका है सर, ये और का है। अगला, और गेट में क्या होता है, क्या होता है और गेट में, तो एक आउटपुट होगा और 2 इनपुट होगा, यानी कहाँ कहाँ कहाँ, एक आउटपुट और 2 इनपुट, यानी ऑप्शन सी में। ट्रांजिस्टर में भारी मात्रा में डोप किया गया है, कौन से क्षेत्र में डोप किया जाता है सबसे ज्यादा, तो एमीटर में, एमीटर में। सबसे कम डोपिंग कहाँ होता है, यहाँ सबसे कम डोपिंग यहाँ होता है, सबसे कम डोपिंग, ठीक है ना, आधार यानी बेस में, कहा बेस में, ठीक है ना, और संग्राहक यानी कलेक्टर में होता है मॉडरेट डोपिंग, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा मोटाई किसकी होती है, ये संग्राहक की मोटाई होती है सबसे ज्यादा, इसकी मोटाई जो है सबसे ज्यादा, और आधार सबसे पतला, बेस होता है सबसे पतला, और उत्सर्जक ये मॉडरेट थिकनेस का होता है, ना पतला ना मोटा, मॉडरेट थिकनेस का होता है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बस खत्म हो रहा है। 68वां नंबर, उपयुक्त अपमिश्रित परमाणुओं के साथ अर्धचालक पदार्थ की अपमिश्रण के कारण अर्धचालक की चालकता, ऑब्वियस सी बात है, मिश्रण कर ही इसलिए रहे ताकि चालकता उसका बढ़ जाए, है ना, मिश्रण कर ही इसलिए रहे हैं कि चालकता क्या हो जाए, बढ़ जाए। नैंड गेट का प्रतीक पूछा है, नैंड बोल दिया, यानी ये देखो, ये ध्यान दे देना, ये होना चाहिए, नैंड है तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ये वाला किसका है सर, ये वाला है नॉर का, ये वाला है नॉर का, ये वाला नॉर का, ये वाला और का, ये वाला नॉट का, और एंड का फिर बना ही दीजिए, ये लीजिए, ये रहा एंड का, एंड का, बस, और ये आखिरी। तो मैं आपको आखिरी 70वीं सवाल तक पहुंचा दिया हूं, तो बच्चों फटाक से लाइक कर लीजिए, क्योंकि 70 सवाल नहीं सीखे हो आप, कम से कम 150-200 सवाल आप सीखे हो इस एक वीडियो लेक्चर में, है ना। तो 70 नंबर पे आते हैं। कह रहा पी प्रकार अर्धचालक का ग्राही ऊर्जा स्तर, यानी एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल किसके नजदीक मौजूद होता है,
तो एक्सेप्टर जो मौजूद होता है वो कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड के पास, नहीं सॉरी चालन नहीं, वैलेंस बैंड के पास एक्सेप्टर। और डोनर होगा किसके पास, यहाँ डोनर, यहाँ डोनर, डोनर माने दाता, दाता ऊर्जा स्तर, दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के पास, एक्सेप्टर ऊर्जा स्तर संयोजी बैंड के पास। और कितना ऊर्जा एक्सेप्टर होता है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या क्लियर है, इतना एक्सेप्टर में भी डोनर में भी। तो बच्चों आप चैप्टर देख सकते हो, मैंने मॉडर्न कंप्लीट किया आपके लिए, सेमीकंडक्टर कंप्लीट किया। आप वीडियो देख रहे हैं अमन्स फिजिक्स पूर्णिया यूट्यूब चैनल पे। और अमन्स फिजिक्स पूर्णिया अगर आपको ज्वाइन करना है या आप किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं, रंगभूमि पे मौजूद है, आप अमन्स फिजिक्स पूर्णिया में बच्चों को रेकमेंड कर सकते हैं। और वीडियो को फिलहाल अपने स्टेटस पे डाल दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, अगले वीडियो सॉल्यूशन के साथ। अगला चैप्टर लेकर के आऊंगा और उसके थ्रू हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।